हेलो गाइस, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है लवदीप और ये वीडियो मैं लेके आया हूँ कनाडा स्टडी वीज़ा प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीज़ा प्रोसेस की फ्रॉम ऑफर लेटर टू पीपीआर। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉर कनाडा स्टडी वीज़ा प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज़ चूजिंग योर कोर्स। वाइल चूजिंग द कोर्स, स्टूडेंट्स को इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो कोर्स है उसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो, वो उनकी एकेडमिक बैकग्राउंड से मैच करता हो और उनके जो फ्यूचर गोल्स हैं उनसे भी मैच करता हो। इसके अलावा आपको ये ख्याल रखना होता है कि कोर्स का वीज़ा सक्सेस या जो कोर्स प्रोवाइडर है, जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप कोर्स की ऑफर लेटर ले रहे हो, उसका वीज़ा सक्सेस अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा ट्यूशन फ़ी ऑफ द प्रोग्राम, इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ता है कि कोर्स की ट्यूशन फ़ी वो अफोर्डेबल है और आप उसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद आपको वंस यू चूज़ योर कोर्स, आपको अपना एजुकेशन प्रोवाइडर जो है वो चूज़ करना पड़ता है। कनाडा में दो तरह के एजुकेशन प्रोवाइडर होते हैं, जिनमें है प्राइवेट एंड पब्लिक। जो पब्लिक कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पब्लिक प्रोवाइडर्स को क्यों चूज़ करते हैं। गाइस, पब्लिक कॉलेज में आपको मेनली जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें है आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। अगर आप यहाँ पे 2 ईयर स्टडी करते हो तो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है, और अगर आप यहाँ पे 1 ईयर की स्टडी कंप्लीट करते हो तो आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है। इसके अलावा जो पब्लिक कॉलेजेस होते हैं, इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और प्राइवेट कॉलेजेस से जनरली ये बेटर होता है। इसके अलावा इनके जो कोर्सेज़ होते हैं उनकी रिकॉग्निशन भी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू गो फॉर फर्दर स्टडीज़ आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन अ कॉलेज, आपको यूनिवर्सिटीज़ में उस प्रोग्राम की बेटर रिकॉग्निशन मिल जाती है। इसके अलावा पब्लिक कॉलेजेस में वीज़ा सक्सेस भी प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा रहता है। यहाँ पे कोर्सेज़ ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और यहाँ पे आपको कोऑप वर्क प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं। गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, आफ्टर यू चूज़ योर कोर्स एंड योर एजुकेशन प्रोवाइडर, द नेक्स्ट स्टेप इज़ योर एप्लीकेशन फॉर योर ऑफर लेटर। आइए इस पर हम बात करते हैं। Guys, to apply your offer letter you have to keep in mind these 3 things. First of all, you have to check your eligibility कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कलेक्ट करने होते हैं और सबमिट करने होते हैं, और उसके बाद जो कॉलेज का एप्लीकेशन प्रोसेस होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। गाइस, आइए बात करते हैं ऑफर लेटर एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर तो आप यूजी प्रोग्राम के अंदर ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हो तो आपको मिनिमम 50% या उससे अबव मार्क्स आपके होने चाहिए 12th के अंदर। इसके अलावा आइल्स में आपके 6 सीच होने चाहिए, और मोस्ट जो पब्लिक कॉलेज होते हैं वो 6 सीच के साथ आपको एडमिशन देते हैं, लेकिन सम कॉलेजेस आर देयर विच विल गिव यू एडमिशन इफ़ यू हैव 5.5 इन 1 मॉड्यूल। इसके अलावा जनरली आपको PTE के अंदर 52 या उससे ज़्यादा ओवरऑल जो स्कोर है वो चाहिए होता है। अगर आप PG प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 50% या उससे ज़्यादा आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए आपके। इसके अलावा जो आइल्स है, आइल्स के अंदर आपको 6 सीट चाहिए, और PT के अंदर आपका स्कोर जो 58 या उससे अबव होना चाहिए। गाइस, जो ऑफर लेटर की फ़ी रहती है ये 50 से लेके $150 तक जनरली होती है, और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ पब्लिक कॉलेजेस भी हैं जो फ्री में भी आपको ऑफर लेटर दे देते हैं। गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दी ऑफर लेटर डॉक्यूमेंट्स की ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका पासपोर्ट और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपको एंटर करनी होती हैं। इसके बाद आपके एकेडमिक्स, जिसमें अगर आप यूजी के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका 12th का सर्टिफिकेट, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स, और अगर आपका कुछ सब्सटेंशियल गैप है आफ्टर 12th तो आपको अपनी गैप की जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। अगर आप PG यानी कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना डिग्री सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स। अगर आपके पास कुछ गैप है तो उस गैप के दौरान आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके प्रूफ आपको लगाने पड़ते हैं।
इसके अलावा अगर आपके बैकलॉग्स हैं तो बैकलॉग सर्टिफिकेट। अपार्ट फ्रॉम दैट सम कॉलेजेस डू रिक्वायर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड रेज्यूमे। सो ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कुछ कोर्सेज में इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की जो एविडेंस होती है, फॉर एग्जांपल योर आइल्स TRF या आपका PT का स्कोर कार्ड, वो भी आपको अपने DLI को सेंड करना पड़ता है। सो गाइस, अब बात करते हैं ऑफ़र लेटर के एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप कॉलेज की जो ऑफ़र लेटर की फ़ी है वो पे कर देते हैं। उसके बाद आपको लॉजमेंट कन्फर्मेशन आ जाता है। उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो कि प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस करे थे, वो सब आप डॉक्यूमेंट्स अपनी DLI को सेंड करते हो। इसके बाद जो कॉलेज है वो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस दे जनरली टेक 4 वीक्स, अराउंड 4 वीक्स टू प्रोवाइड एन ऑफ़र लेटर। प्राइवेट कॉलेजेस में इससे कम टाइम लगता है, तो प्राइवेट कॉलेज का ऑफ़र लेटर जल्दी आ जाता है। सो गाइस, इसके बाद आप अपना ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करते हो। कुछ इंस्टीट्यूट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको उनके पोर्टल पे जाके ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके बाद गाइस आप अपनी जो फ़ी की पेमेंट है वो कर देते हो, जिससे आपका जो सीट है वो सिक्योर हो जाता है। सो गाइस, वाइल अप्लाइंग योर ऑफ़र लेटर जो मेन इश्यूज़ रहते हैं वो रहते हैं कि बच्चों का एकेडमिक गैप होता है, उनके बैकलॉग्स होते हैं, उनकी परसेंटेज कम होती है। तो इन सारे टॉपिक्स पे हमने अलग से वीडियोस बना रखे हैं और वो वीडियोस आप जाकर चेक कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कंडीशनल ऑफ़र लेटर के बारे में। सो सम इंस्टीट्यूट्स गिव कंडीशनल ऑफ़र लेटर ऑन पेंडिंग एकेडमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर रिजल्ट्स बट वांट टू स्टार्ट योर वीज़ा प्रोसेस, तो आप कंडीशनल ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पेंडिंग आइल्स पे भी आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंडीशनल ऑफ़र लेटर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना आइल्स का जो एग्ज़ाम है वो बुक कर रखा है, लेकिन आपने अभी टेस्ट नहीं दिया और आपका अभी रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हो और कंडीशनल ऑफ़र लेटर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, जब आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिल जाता है, उसके बाद अगर आप जो भी उसकी मिसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अगर मीट कर लेते हो, तो आपको जो है अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर उसके बाद मिल जाता है। सो गाइस, इन सम केसेस यू कैन ऑल्सो लॉज योर वीज़ा विद कंडीशनल ऑफ़र लेटर, और जो आपके मिसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करके केस ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकते हो। सो गाइस, आइए अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को ऑफ़र लेटर लेने में मेन क्या इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो इसमें गाइस लो एकेडमिक परसेंटेज, हाई नंबर ऑफ़ बैकलॉग्स या ह्यूज एकेडमिक गैप्स, ये सारे इश्यूज़ हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। अगर आपका प्रोफाइल वीक भी है, फिर भी आपको बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे पब्लिक कॉलेज हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अलग वीडियो के अंदर कवर कर रखी हैं, आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। सो गाइस, कनाडा स्टडी वीज़ा के अंदर जो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहता है वो रहता है चूजिंग योर वीज़ा स्ट्रीम। सो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 2 स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, एक है STS स्ट्रीम और दूसरा है नॉन STS स्ट्रीम। तो सबसे पहले STS स्ट्रीम की बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि इसमें वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा है। और गाइस, इसके अंदर आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको 1 ईयर की फ़ी पेमेंट करनी होती है। इसके अलावा आपको $10,000 की GIC रिमिट करनी पड़ती है, कनाडा में डिपॉजिट करवानी पड़ती है, जो कि आपका कैनेडियन बैंक अकाउंट आपके नाम पे ओपन होता है और जिसमें आप अपने लिविंग एक्सपेंस के लिए $10,000 जमा करवाते हो। इसके अलावा आपको आइल्स के अंदर 6 सीच की रिक्वायरमेंट रहती है और आपको अप फ्रंट मेडिकल करवाना पड़ता है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर आप मीट करते हो तो आप STS के अंदर आप अपनी फ़ाइल लॉन्च कर सकते हो। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि STS के अंदर बोथ जनरल और एकेडमिक दोनों आइल्स इसमें वैलिड हैं और इसका जो वीज़ा सक्सेस है वो भी अच्छा है और इसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर आप इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ही सेमेस्टर की फ़ी पेमेंट करना चाहते हो या आप अपनी GIC नहीं बनाना चाहते और यहाँ आपके जो आइल्स के अंदर वो बैंड्स 6 सीच नहीं है, उससे कम है, या आपके पास PT या TOEFL का जो रिज़ल्ट है वो है, तो आप नॉन STS में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हम अपने सारे स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपना IELTS 6 सीच के साथ GIC और 1 ईयर की फ़ी पेमेंट के साथ STS स्ट्रीम में ही अप्लाई करो,
क्योंकि उसमें वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है। सो गाइज़ आगे हम बात करते हैं कि आपको STS क्यों चूज़ करना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा होता है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी कम होती है, इसकी प्रोसेसिंग फ़ास्ट हो जाती है और इसमें फ़ाइनेंशियल्स की एज सच कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिर्फ आपका GIC आप शो कर सकते हो। तो गाइज़ आइए देखते हैं STS वर्सेस नॉन STS, इसके अप्रूवल डेट्स फॉर इंडियन एप्लीकेंट्स। सो गाइज़ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि 2019 में नॉन STS का जो वीज़ा सक्सेस था वो 40% था और STS का जो वीज़ा सक्सेस ऑलमोस्ट डबल विच वाज 80%। एंड सिमिलरली इन 2020 जो नॉन STS का सक्सेस रेट था वो था अराउंड 30% और STS का ये डबल से भी ज़्यादा था, सो इट वाज मोर देन 60%। सो गाइज़ कनाडा स्टडी वीज़ा का अगला जो स्टेप है वो है फ़ाइल प्रेपरेशन। आइए बात करते हैं कि आपको अपने कनाडा स्टडी वीज़ा की फ़ाइल वो कैसे प्रिपेयर करनी है। तो गाइज़ सबसे पहले आपको अपना फ़ी डिपॉजिट करना है जिससे आपकी सीट सिक्योर हो जाए। देन यू हैव टू सेंड योर GIC पेमेंट एंड यू विल रिसीव अ GIC सर्टिफिकेट। उसके बाद आप अपना अपफ्रंट मेडिकल करवाते हो। आफ्टर दैट आप GC की जो कि कनाडा का एक पोर्टल है जिससे आप अपना वीज़ा लॉन्च करते हो, उस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। फिर आप जो सारे फॉर्म्स हैं जो कि लॉजमेंट में लगते हैं वो सारे फॉर्म्स आप फिल करते हो। इसके बाद आप अपने सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल योर एकेडमिक्स, योर पासपोर्ट, योर बैंक स्टेटमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे कर लेते हो और उनको आप नोटराइज करवा लेते हो फ्रॉम योर नियरेस्ट नोटरी। उसके बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हो ताकि आप इसको ऑनलाइन GC की के अंदर आप अपलोड कर सको। सो गाइज़ आइए बात करते हैं कि अगर आप STS के अंदर अपनी फ़ाइल लॉन्च कर रहे हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। सो गाइज़ सबसे पहले फॉर्म्स, तो इसमें आपका IMM 1294 जो कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो लगता है, IMM 5645 जो कि आपकी फैमिली हिस्ट्री का फॉर्म है वो लगता है, और IMM 5257 जो कि आपके जो बैकग्राउंड चेक के अंदर यूज़ होता है वो आपको लगाना पड़ता है। इसके अलावा गाइस जो STS के मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपकी LOA यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, योर फ़ी रिसीट्स, आपका GIC सर्टिफिकेट, आपका जो आपने अपफ्रंट मेडिकल करवाया होता है उसका प्रूफ, आपका पासपोर्ट की कॉपी और आपकी फ़ोटोग्राफ। तो गाइस अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप इसके अंदर आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स या जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स, उनके द्वारा दिया गया एफिडेविट के दे आर स्पॉन्सरिंग यू, उनका बैंक बैलेंस जो कि ऑप्शनल है बट ये भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर आपको अपना IELTS का TRF, अपने एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रहती है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आप केस ऑफिसर को अपना जो इंटेंट है वो शो करते हो कि आप अपने फ्यूचर प्लान बताते हो कि आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेके कनाडा में इतनी बड़ी टाइम और मनी की इन्वेस्टमेंट करके कनाडा में स्टडी करने वो क्यों जा रहे हो। तो इस पे हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा गाइस अगर आपका कोई गैप है तो वर्क एक्सपीरियंस की जो एविडेंस है वो आपकी लगती है, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स और आपके सैलरी स्लिप्स भी आप लगा सकते हो। सो गाइस आइए अब बात करते हैं कि नॉन STS के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइस इसमें भी जो आपके सेम 3 फॉर्म्स लगते हैं जो कि मैं पहले STS के अंदर भी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा LOA, पासपोर्ट और फ़ोटोग्राफ लगती है। फाइनेंशियल में मिनिमम टू मिनिमम आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स, अपने स्पॉन्सर के एफिडेविट्स और एटलीस्ट 1 सेमेस्टर की आपको फ़ी रिसीट्स यहाँ पे लगानी होती हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्पॉन्सर की जो इनकम है इट्स डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर इनकम प्रूफ्स आप लगा सकते हो। इसके अलावा गाइस एजुकेशन के अंदर IELTS का TRF, आपके सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स और आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये लगती है। तो गाइस गैप जस्टिफिकेशन के अंदर आप सेम अपना वर्क एक्सपीरियंस, ITR और सैलरी स्लिप्स लगा सकते हो। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स ये तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा जो रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप नॉन STS के अंदर भी अगर आप अपनी फ़ाइल लगा रहे हो तो आप अपनी 1 ईयर की फ़ी पे करो, उसकी रिसीट्स लगाओ।
आप अपनी सेकेंड ईयर की फ़ी का भी एविडेंस जो है वो शो करो कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपकी सेकेंड ईयर की फ़ी पे करने के लिए जो अमाउंट है, सफिशेंट अमाउंट, वो भी आपके पास पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप अपना GIC भी बनाओ और GIC सर्टिफिकेट भी अटैच करो और आप अपफ्रंट मेडिकल भी करवाओ, जिससे कि आपका टाइम सेव होगा। और इन सारी चीज़ों को करने से आपका नॉन STS के अंदर भी जो वीज़ा सक्सेस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप इज़ हाउ टू प्रिपेयर योर वीज़ा फाइल। सो इसमें हम बात करते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर मेंशन किए हैं वो आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं और कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ी पेमेंट रिसीट्स की। तो फ़ी पेमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी येलो के ऊपर मेंशन करी होगी कि आपने अपनी फ़ी पेमेंट कैसे करनी है। वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपने अपने बैंक अकाउंट से जो है फ़ी पे करनी, अपने कॉलेज को फ़ी पे करनी होती है। इसके बाद गाइस, कुछ सर्विसेज हैं जो कनेडियन कॉलेजेस यूज़ करते हैं फ़ी रिसीव करने के लिए। उसमें फ्लाईवायर और CIBC स्टूडेंट पे, जो कि मोस्ट कॉमन सर्विसेज हैं जिससे स्टूडेंट्स अपनी जो फ़ी है वो कॉलेजेस को सेंड करते हैं। सो गाइस, द नेक्स्ट स्टेप इज़ GIC। सो GIC अकाउंट आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑनलाइन अपनी डिटेल्स सारी जो है वो फिल करनी होती हैं, जो कि डिटेल्स आपको अपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पे मिल जाएंगी। इसके बाद आपको एक ईमेल इंस्ट्रक्शन आता है आपके GIC प्रोवाइडर की तरफ से कि आपको अपने GIC अकाउंट में पेमेंट कैसे करनी है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप ले जाकर अपने बैंक अकाउंट से GIC अकाउंट में पेमेंट कर सकते हो। सो गाइस, सम ऑफ द कॉमन GIC प्रोवाइडर्स आर स्कोशिया बैंक, CIBC एंड ICICI बैंक। सो गाइस, अब हम बात करते हैं मेडिकल एग्ज़ाम यानी कि वीज़ा मेडिकल की। सो वीज़ा मेडिकल्स आर कंडक्टेड बाय एम्बेसीज डेजिग्नेटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। सो द मेडिकल चार्जेस आर अराउंड 6000 रुपीज़। तो आप गूगल पे जाके फाइंड अ पैनल फिजिशियन फॉर कनाडा ये लिखेंगे तो आप जो उनके क्लिनिक्स हैं पैनल फिजिशियन का, आपके पास जो नियरेस्ट क्लिनिक है उसको आप सर्च करके वहाँ से आपका मेडिकल करवा सकते हो। इसके बाद गाइस बात करते हैं वीज़ा फॉर्म्स की। वीज़ा फॉर्म्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम IRCC वेबसाइट एंड आर ऑल्सो अवेलेबल इन द रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ योर GC की। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म्स हैं वो आपको IRCC की वेबसाइट या GC की के अंदर मिल जाएंगे। सो इन फॉर्म्स को फिल करने के लिए ध्यान रखिए कि आप सिर्फ एडोबी रीडर के अंदर ही इनको फिल करिए, क्योंकि इनको आप वैलिडेट भी आपको करना होता है और ये सिर्फ एडोबी के सॉफ्टवेयर के अंदर ही वैलिडेट हो पाएंगे। अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर इनको फिल करते हैं और इनको वैलिडेट करते हैं उसके बाद अपलोड करते हैं तो आपको जो है एरर का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइज, इफ़ यू आर लॉजिंग योर एप्लीकेशन ऑनलाइन, योर फॉर्म्स डोंट नीड टू बी साइंड। तो आप सिर्फ उसमें अपना नाम एंटर कर सकते हो और आपके जो फॉर्म्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली आप साइन कर सकते हो। तो गाइज़, आगे बात करते हैं कि फ़ोटोग्राफ की स्पेसिफ़िकेशन क्या है। वीज़ा फ़ोटो की जो स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, कनाडा वीज़ा स्पेक्स। तो इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल IRCC की तरफ से इंस्ट्रक्शन शीट है कि आपको अपनी फ़ोटो किस तरह से खिंचवानी है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो गाइज़, फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स ख्याल रखिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो उसकी फ़ाइल साइज़ की जो लिमिट है वो 4 MB होती है। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जब स्कैन करते हो तो कई बार उसका फ़ाइल साइज़ 4 MB से ज़्यादा हो जाता है। तो आप जो गूगल पे जाके PDF कंप्रेशन का कोई ऑनलाइन टूल सर्च करके उससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस कर सकते हो। सो गाइज, आइए हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपकी वीज़ा फाइल के अंदर। तो गाइज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का एक जो आउटलाइन या स्केलेटन है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देनी होती है अपने बारे में कि वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम और आपकी जो बैकग्राउंड क्या है। इसके बाद आप अपनी एकेडमिक या वर्क हिस्ट्री को डिस्कस करते हो। सो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप अपना मोटिवेशन टू परस्यू द कोर्स वो डिस्कस कर सकते हो कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। तो उसके बाद आते हैं आपके फ्यूचर प्लान्स एंड गोल्स। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर SOP। तो इसके अंदर गाइस आप केस ऑफिसर को बताते हो कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और ये जो आपने कोर्स चूज़ किया है ये आपके करियर के अंदर किस तरह से वैल्यू ऐड करेगा। इसमें आप ये भी बता सकते हो कि कोर्स को करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी
और आप व्हेन यू फिनिश द कोर्स एंड कम बैक टू योर होम कंट्री, व्हाट काइंड ऑफ पोजीशंस you can work in. So all those things you have to discuss in your SOP. और SOP जो आपकी है वो हमेशा रिसर्च के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए. तो गाइज इसके बाद आता है फाइनेंशियल एंड फैमिली टाइज. तो इसके अंदर आप एक्सप्लेन करते हो कि आपके फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास जो कनाडा के अंदर स्टडी करने के लिए इनफ फाइनेंसेस अवेलेबल हैं. So you can either show your own finances or you can show the finances of your sponsor. तो guys next step है आपकी financial and family ties. इसमें आप अपने जो assets आपकी family के या अपने assets हैं वो show कर सकते हो. आप अपनी family के बारे में mention कर सकते हो कि आपके family में कौन कौन है और वो कहाँ पे रहते हैं, और why you will be returning back to your home country after completing your studies. So guys moving on to step 7 which is visa lodgement. So visa lodgement के अंदर सबसे पहले आपको GCK के अंदर एक क्वेश्चनेयर फिल करना होता है जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स एंटर करते हो. सो उस डिटेल्स के बिहाफ पे GCK के अंदर ऑटोमेटिकली आपके लिए एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जनरेट हो जाती है जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं. इसके बाद गाइस आप डिजिटली अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साइन करते हो और फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो आप ट्रांसमिट कर देते हो और ये आपकी फ़ाइल जो है ऑफिशियली लॉन्च हो जाती है. इसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे. सो गाइस नेक्स्ट स्टेप होता है कंप्लीट द पेमेंट. सो इसमें आपको जो है वीज़ा की जो वीज़ा फ़ी है वो पे करनी होती है विच इज़ 235 कनेडियन डॉलर्स फॉर इंडियन एप्लीकेंट्स, जिसमें $150 जो है वो वीज़ा की फ़ी होती है और 85 कनेडियन डॉलर्स जो है वो बायोमेट्रिक्स की फ़ी होती है. तो गाइस आफ्टर डूइंग ऑल दिस यू विल जनरली वेट फॉर योर लॉजमेंट कन्फर्मेशन. सो लॉजमेंट कन्फर्मेशन जो इसका पेमेंट का रिसीट है वो तो इमीडिएटली ही आ जाता है, लेकिन लॉजमेंट कन्फर्मेशन में कई बार कपल ऑफ डेज़ लग सकते हैं. तो ये सारी जो फर्दर कम्युनिकेशन है वो आपके GCK अकाउंट के अंदर आपको रिसीव होगी. सो गाइस आइए अब बात करते हैं कि GCK के अंदर अगर आप STS में फ़ाइल लॉन्च कर रहे हो तो आपको किस सेक्शन के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं. तो गाइस फॉर STS कैटेगरी इन योर रिसेंट एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट्स यू हैव टू अटैच योर एकेडमिक्स, योर गैप कवर, योर वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ्स एंड ऑल ऑफ दीज शुड बी नोटराइज्ड. सो जो GIC का सेक्शन होता है गाइस उसमें आप अपने GIC और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हो. फॉर एग्जांपल योर स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर स्पॉन्सर एंड योर बैंक स्टेटमेंट्स. तो प्रूफ ऑफ ट्यूशन पेमेंट का जो सेक्शन है वहाँ पे आपको अपनी फ़ी रिसीट को अटैच कर देना है. आइल्स वाले सेक्शन के अंदर आपने अपना आइल्स का TRF अटैच करना होता है. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के सेक्शन में अपनी LOA, पासपोर्ट के सेक्शन में पासपोर्ट, और जो अपफ्रंट मेडिकल एग्ज़ाम का जो सेक्शन है वहाँ पे आपको अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन शीट को अपलोड कर देना होता है. ऐसे ही आपकी जो डिजिटल फ़ोटो है वो फ़ोटो के सेक्शन में लगा दीजिए, और जो आपके फॉर्म्स हैं वो आप फॉर्म्स के जो सेक्शन है वहाँ पे आप अटैच कर दीजिए. सो गाइस इसमें एक जो क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या जो कवर लेटर है वो कहाँ पे अटैच करें. तो गाइस वो आपको अपनी जो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन का सेक्शन होता है उसके अंदर आपको अपनी SOP अटैच करनी होती है. सो गाइस आइए अब बात करते हैं नॉन STS के बारे में. सो नॉन STS की जो एप्लीकेशन होती है उसमें बहुत ही कम बॉक्सेस जो ओपन होते हैं टू अटैच योर डॉक्यूमेंट्स. तो उसमें आप क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आप अपनी SOP, आप अपने IELTS या PT के जो स्कोर कार्ड है वो, और अपने एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह आप क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में लगा सकते हो. इसके अलावा आपके जो फाइनेंशियल्स हैं, आपकी GIC फ़ी रिसीट्स, आपके जो स्पॉन्सर के ITR वगैरह, वो सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप एविडेंस ऑफ जो फाइनेंशियल्स है उसके अंदर आप लगा सकते हो. सो गाइस आगे हम बात करते हैं पोस्ट लॉजमेंट की. लॉजमेंट के बाद क्या स्टेप्स रहते हैं. तो गाइस सबसे पहले आपको अपने बायोमेट्रिक्स देने होते हैं. उसके बाद आपकी PPR यानी कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है. इसका बेसिकली मतलब होता है कि आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका है. तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में PPR का मतलब है वीज़ा, क्योंकि इसके बाद आपको अपना पासपोर्ट जो है वो स्टैंपिंग के लिए भेजना होता है VFS, जहाँ से आपका पासपोर्ट पे वीज़ा लग के आता है.
तो गाइस बायोमेट्रिक्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो बायोमेट्रिक्स कब होते हैं? आफ्टर लॉजमेंट। सो लॉजमेंट के पहले आप अपने बायोमेट्रिक्स नहीं दे सकते हो, क्योंकि जब आपकी लॉजमेंट होती है तो आपको बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर वहाँ से मिलता है। सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू VFS सेंटर्स इन इंडिया। सो देयर इज़ वन इन दिल्ली, वन इन मुंबई, जालंधर, अहमदाबाद, हैदराबाद एंड सम मोर। तो आप वहाँ पे जाके अपना जो है बायोमेट्रिक्स वो दे सकते हो। तो बायोमेट्रिक्स देने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके लिए आपको VFS के पास बुकिंग करनी पड़ती है। तो ये बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो बुकिंग के बाद जो आपका अपॉइंटमेंट का टाइम है उस टाइम पे आप वहाँ पे जाइए और वो जो आपके बायोमेट्रिक्स है वो VFS स्टाफ के द्वारा लिए जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली उसको आपकी एप्लीकेशन के साथ अपलोड कर देंगे और वो आपके GCK के अंदर वो अपीयर हो जाएंगे आफ्टर फ्यू डेज़। तो बायोमेट्रिक्स जब आप करवाने जाते हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं? तो गाइस सबसे पहले आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर कैरी करना होता है, जो कि VFS पे जब आप बुकिंग करते हो तो VFS की तरफ से आपको मिलता है। इसके बाद BIL लेटर जो कि आपकी GCK के अंदर आपको मिल जाता है आफ्टर यू लॉज योर वीज़ा। तो इसे आने में कई बार 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। इसके बाद गाइस आपको अपना जो ओरिजिनल पासपोर्ट वो लेके जाना होता है और एक कंसेंट फॉर्म जो कि आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। इफ़ यू गो टू गूगल एंड यू टाइप इन VFS कैनेडा कंसेंट फॉर्म फॉर बायोमेट्रिक्स, तो आपको ये कंसेंट फॉर्म वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 4 चीज़ें गाइस आपको कैरी करनी होती हैं फॉर योर बायोमेट्रिक्स। सो गाइस आइए बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। इफ़ यू हैव लॉज योर फाइल इन नॉन STS, द प्रोसेसिंग टाइम कैन गो अप टू 3 to 4 months एज़ पर द करेंट ट्रेंड्स। और अगर आपने अपनी फ़ाइल STS के अंदर लॉन्च की है तो उसका जो स्टैंडर्ड टाइम रहता था वो रहता था 20 वर्किंग डेज़, लेकिन उससे भी आजकल जो करंट सिनारियो चल रहा है उसके अंदर 2 महीने का टाइम लग रहा है। तो गाइस एप्लीकेंट्स जो IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो करंट प्रोसेसिंग टाइम है उसको चेक कर सकते हैं। सो गाइस आइए बात करते हैं पासपोर्ट रिक्वेस्ट यानी PPR के बारे में। सो जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको GCK के अंदर एक मैसेज आता है, एक PPR लेटर आती है, जिसका मतलब इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस यही होता है कि आपका वीज़ा लग चुका है। तो गाइस पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर में आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आपको अपना पासपोर्ट कैसे स्टैम्प करवाना है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द मेन टॉपिक्स रिलेटेड टू कनाडा स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन खुद भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्टिल इफ़ यू नीड प्रोफेशनल गाइडेंस और आप अपनी फ़ाइल हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हो तो आप हमें दिए गए ईमेल या फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट ऑल दी अपडेट्स व्हेन वी अपलोड न्यू वीडियोज़। सो गाइज इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है वो सारी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्मेट के अंदर। So guys, thank you for watching and see you in the next video. Bye.